राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को पूर्व राज्यपाल भगवंत सिंह कोश्यारी के 5 सितंबर 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया, जिसमें नवंबर 2020 में एमवीए सरकार द्वारा अनुशंसित 12 एमएलसी नामांकन वापस ले लिए गए थे। उच्च न्यायालय जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को करेगा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में राहत दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। ब्रजमंडल जलाभिषेक धार्मिक मेवात यात्रा पर पथराव के बाद हरियाणा के मेवात में तनाव। खबरों के मुताबिक धार्मिक जुलूस के एक वाहन पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हमला किया। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में कथित तौर पर 2 समूहों के बीच ताजा झड़पें हुई। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की उस याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ रकम निकालने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट में इस अर्जी पर 4 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बीती 13 जुलाई को मार्च के दौरान हुई भाजपा नेता की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा। बिहार के खगड़िया जिले में विशेष कार्य बल ने जिला पुलिस के सहयोग से एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए 20 पिस्तौल और 40 मैगजीन सहित अन्य हथियार बरामद किए। मालवीय नगर में एक निर्माणाधीन इमारत की 5वीं मंजिल से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मजदूर 5वीं मंजिल पर दीवार का प्लास्टर कर रहा था, इसी दौरान वह गिर गया। मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सेवा दिल्ली मेट्रो के 8 कॉरिडोर पर शुरू हो गई है। यात्री अब रुपए डेबिट कार्ड के जरिए आसानी से टिकट के लिए भुगतान कर सकते हैं। ऐसे में यात्रियों को अब टिकट के लिए लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। पीएम मोदी ने घोषणा की कि देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया जाएगा। इसी के तहत तीनों सेनाओं के जवान 9 से 15 अगस्त 2023 के बीच मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुए इलाके के बीच अब डेंगू का कहर शुरू। पिछले सप्ताह डेंगू के 56 ताजा मामले सामने आए, जिससे मामलों की संख्या 240 से अधिक हो गई। केंद्रीय एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचे। वे गुरुग्राम के सेक्टर 9A स्थित सिद्धेश्वर स्कूल में चल रहे 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र के अंतिम दिन के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस कार्यक्रम को उभरते भारत का एक अहम केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति पूरे विश्व में आज लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति को एक मजबूत और असरदार रूप से देखा गया है और यही कारण है कि दूसरी तरफ आज भारत तेजी से विकास कर रहा है। भारतीय संस्कृति ही है जो एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाती है और एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिससे युवाओं को आत्मशक्ति और आत्मसम्मान के साथ जीने की कला और आत्मविश्वास देती है। हमारे भारत की ये विशेषता है कि अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो अलग भाषा, अलग वेश, अलग रहन सहन सब होने के बाद भी हमारी संस्कृति एक है। हमारी भारतीय संस्कृति ये विश्व के आकर्षण का केंद्र है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, इसके तरफ पूरी विश्व में एक आकर्षण है और स्वाभाविक रूप से हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा साहित्य, हमारी कलाएं, इन सब बातों का जतन करना ही हमारे समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। किसी भी देश के इतिहास में उसका अगर भविष्य हमें देखना है तो स्वाभाविक रूप से उस देश का इतिहास, संस्कृति और दोनों के आधार पर उसका जो समाज जीवन पर जो परिणाम होता है
उससे जो व्यक्ति संस्कारित होते हैं उनके व्यवहार से ही देश की प्रतिमा पूरे विश्व में खड़ी होती है। ये बहुत हम सौभाग्यशाली है कि रामायण महाभारत से लेकर हमारे गौरवशाली इतिहास के अनेक क्षण ऐसे हैं कि भले ये इतिहास भूतकालीन है पर वर्तमान में भविष्य का वेद करने के लिए ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। पर हमारे देश की संस्कृति, इतिहास और विरासत बड़ी महान है। हमारे शिक्षा में से, हमारे सामाजिक जीवन में से जो मूल्याधिष्ठित जीवन में संस्कार होते हैं, उस संस्कारों से भारतीय मानस का एक व्यक्तित्व बनता है। हमारा रामायण महाभारत कालीन इतिहास हो, हमारे संतों ने किया हुआ समाज प्रबोधन का कार्य हो, और आज भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ हमको समाज को बदलने की जो प्रक्रिया करने वाली अनेक संस्थाएं हैं जो विशेष रूप से काम कर रही है, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेशनल, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे संस्कृति की रक्षा करके और इस संस्कृति का महत्व पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाने में हमारे केंद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वाभाविक रूप से आप सबको पता होगा कि जब हम विदेश में जाते हैं तो हमारे देश का योग विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, भारतीय संगीत हो, भारतीय नृत्य कला हो या भारतीय संस्कृति और इतिहास की विरासत से मिले हुए मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हो, इसका एक बहुत बड़ा आकर्षण पूरे विश्व में है। आवश्यकता है इसको ठीक प्रकार से प्रेजेंट करने की। ये कहा जाता है कि हमारे विचार कितने भी श्रेष्ठ हो, हमारे सिद्धांत भी कितने भी श्रेष्ठ हो, पर जहां हम जाते हैं उन लोगों को उनकी भाषा में प्रभावी रूप से उसको समझाना ये उतना ही आवश्यक है। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए अनेक बातों का रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है। मुझे और एक बात की खुशी है कि ये जो हमारा संस्कृति महोत्सव है वो फिर से एक बार हमारे भारतीय समाज को संस्कृति के प्रति जगाने का तो कार्य करेगा ही, पर उसके साथ साथ यह विचार भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, तो यह विचार 7 समुंदर के आगे जाकर पूरे विश्व को दिशा और मार्गदर्शन करने में यशस्वी होगा। मैं सभी इन सब लोगों से यही विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये सम्मेलन, इसका मार्गदर्शन समाज के आखिरी व्यक्ति तक ये विचार और ये आवाज पहुंचेगा और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति को जैसे सुपर इकोनॉमिक पावर हमको बनानी है, वैसे विश्व की सबसे स्वीकार्य संस्कृति के रूप में भारतीय संस्कृति को मान्यता मिलेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार ये नए भवन निर्माण के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जनपद गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख रुपए के ऑनलाइन हस्तांतरण कार्यक्रम एवं लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी भी वितरित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास एवं समृद्धि के उत्कर्ष पर है। इस अवसर पर उन्होंने जनपद वासियों एवं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित 5100 प्रधानमंत्री आवास योजना के 9 चयनित लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना के 5100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि अभी एक क्लिक से उनके खाते में पैसा दिया गया है, जिसमें 250 लाभार्थी 50,000 रुपए की प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त किए हैं। 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी 250 लोगों को 50,000 रुपया मिला है। 2,200 लोगों को 1,50,000 रुपए की दूसरी किस्त दी गई है, यानी 2,200 लोगों को प्रत्येक में 1,50,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है और 3,350 जो लाभार्थी हैं उनको तृतीय किस्त के रूप में 50,000 रुपए प्रति लाभार्थी की किस्त आज दी गई है। कुल मिलाकर के आज यहाँ पर प्रदेश में 5100 लाभार्थियों को 51 करोड़ 52 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आप सभी लाभार्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं।
हर व्यक्ति के पास अपना घर हो। प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना है और स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है कि मेरा अपना घर हो, घर में बिजली हो, घर में पानी उपलब्ध हो, घर में रसोई गैस का सिलेंडर हो, घर में राशन कार्ड भी हो। भाइयों बहनों, आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने इतनी सारी योजनाओं को और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हो, किसी एक सरकार ने इतनी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया है तो वह है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने अब तक गोरखपुर जिले में महानगर के अंदर 43,600 प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें से 35,500 के मकान बनकर के तैयार हो गए हैं। वहां पर वे लोग अपने घरों में रह रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये तो शहर का है। गोरखपुर महानगर, पिपराइच, पीपीगंज, चोरी चौरा, सैजनवा, उनवल, बांसगांव, बढ़लगंज, गोला, इन सब का है। पिछले 6 वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र में भी 61,184 लाभार्थियों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया है। 61,184। और अगर आप 43,600 और 61,184 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये पड़ता है 1,04,000 से ज्यादा लाभार्थियों को ये आवास उपलब्ध हो गए हैं। यद्यपि प्रदेश भर में 54 लाख गरीबों को हम लोगों ने एक एक आवास उपलब्ध करवाया है, 54 लाख गरीबों को। लेकिन गोरखपुर में मैं इसलिए भी आया हूं कि भाइयों बहनों, यह प्रधानमंत्री जी का आपको एक गिफ्ट है, गरीब को एक गिफ्ट, कि आप अपना मकान बना सकें, आपका परिवार खुशहाल रह सके। इस दृष्टि से इसको उपलब्ध करवाने के लिए मेरी 2 अपील। एक, कोई भी पैसा मांगे सीधे मुझे सूचना दे दीजिए। दूसरा, जो पैसा आपके खाते में आया है, इस खाते के पैसे को समय से मकान पे खर्च करके मकान बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, जिससे आप स्वयं भी और आपका परिवार भी वहां पे सुरक्षित रह सके और सम्मान के साथ रह सके। प्रधानमंत्री आवास बनाने वाला हर लाभार्थी को सभी प्रकार की योजनाओं से सिचुएट करेंगे। उसके पास राशन कार्ड भी होगा, उसके पास आयुष्मान का कार्ड भी होगा, उसके पास बिजली भी होगी, उसके बाद रसोई गैस का सिलेंडर भी होगा। उसे सभी प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और यह संकल्प लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं। विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी, श्रम एवं सहकारिता विभाग के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एक साथ मिलकर काम करेंगे और समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी और कहा कि श्रम विभाग का उद्देश्य है श्रमिकों का कल्याण और उनके हितों की रक्षा करना। वह आबकारी विभाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण विभाग है। इनकी दोहरी जवाबदेही होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमारा सरकारी नौकरियों में भर्ती का अभियान निरंतर चल रहा है। लगभग 60,000 भर्तियां हम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश को मैं परिवार मानता हूँ। 9 करोड़ जनता अपनी परिवार है और कोशिश ये करता हूँ कि सरकार भी परिवार की तरह चलाए, प्रदेश विकास करे, प्रगति करे। और मुझे बताते हुए खुशी है, आपने भी अभी अखबार हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो देखा होगा कि मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो कभी 2002-03 तक 11,000 रुपया हुआ करती थी, अब बढ़ के 1,40,000 रुपया हो गई है। हमारी जीएसडीपी का साइज जो कभी 71,000 करोड़ रुपया था, बढ़ के 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। हमारा बजट भी पहले कभी 21-22,000 करोड़ हुआ करता था, इस साल हमने 3,14,000 करोड़ का बजट दिया। सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, इंफ्रा के बाकी काम हो, हम सब क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका सामाजिक सरोकार है। और उन्हीं में हम देखें तो एक विभाग सहकारिता है। हम लोग नारे लगाते बिन सहकार नहीं उद्धार। अकेले नहीं, साथ मिलकर काम करेंगे तो समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। और आज सहकारिता विभाग के सभी हमारे जो नियुक्ति पा चुके बेटे और बेटी हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कम पढ़े लिखे हों, अल्प शिक्षित हों, दूर दराज में रहने वाले लोग,
उनको वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है और ये काम सेवा की भाव से करना है। श्रम विभाग का तो उद्देश्य ही है श्रमिकों का कल्याण और उनके हितों की रक्षा करना। प्रदेश में कई कुशल श्रमिक है, अर्धकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक भी हैं। उनको स्वस्थ और सुरक्षित कामकाजी वातावरण मिले, उनका शोषण ना हो, उनको उचित वेतन मिले प्राइवेट सेक्टर से भी, और जिन लाभों की पात्रता उनको है वो उनको दिलाना हम सुनिश्चित कराएं। हमारे ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है। बिना मुख्य रूप से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ कई बार मजदूरों का शोषण होता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे मजदूरों को, श्रमिकों को हम न्याय दिलाने का काम भी करेंगे और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उनका भी उनको लाभ दिलवाएंगे। आबकारी विभाग भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। अच्छा, दोहरी जवाबदारी है आबकारी विभाग की। एक तरफ नशे की लत को कम करना है, क्योंकि नशा नाश की जड़ है। अभी जो नई आबकारी नीति हमने बनाई उसमें कई नए प्रावधान किए, जैसे दारू की दुकान के साथ पीने के लिए एक अहाता रख देते थे। अहाता मतलब बैठने की जगह, और वहां लोग पीते थे और वहां से उठ के गिरते पड़ते अगर होश में नहीं रहे तो उनका अपने आप पे नियंत्रण ही नहीं रहता था। तो हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के साथ जितने पीने के अहाते, सारे अहाते बंद कर दिए जाएंगे, और 1 अप्रैल से हमने बंद कर दिए। मित्रों, मैंने तय किया था 15 अगस्त को कि 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती करके देंगे। हमारा अभियान निरंतर चल रहा है और लगभग 60,000 हम कर चुके हैं, जिनमें से आप भी हैं। हम केवल अपने लिए नहीं है, अब हम प्रदेश के लिए हैं, जनता के लिए हैं। सास की सेवा मतलब जनता की सेवा, प्रदेश की सेवा, प्रदेश का मतलब देश की सेवा। एक कर्तव्य का भाव, एक जिम्मेदारी का भाव वो हमारे मन में आना चाहिए, क्योंकि हम पर निर्भर है प्रदेश की प्रगति और विकास। हम पर निर्भर है जन कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन। आम जनता पर निर्भर नहीं है। हम लोग जो चुन के आए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इन योजनाओं को ठीक ढंग से चलाएं, हमारे कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करें। मेरी एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बधाई, आपको आशीर्वाद। खूब अच्छा करो, प्रदेश को आगे बढ़ाओ, जनता की सेवा करो और खुद के जीवन को धन्य करो। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बेरोजगारी भत्ते की चौथी किश्त जारी की। सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 31 करोड़ 71 लाख रुपए ट्रांसफर किए। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 80 करोड़ 72 लाख 30 हजार रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है। इस दौरान संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए भी चयनित किया जा रहा है। जो युवा कौशल प्रशिक्षण चाहते हैं उन्हें विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31 करोड़ 71 लाख रुपया अंतरित किया गया और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पंजीयन हो रहा है, उसका वेरिफिकेशन हो रहा है और उसके बाद वो पात्र हैं उनको हर महीने 2,500 रुपया की राशि मिल रही है। आदरणीय साथियों, 112 करोड़ 43 लाख रुपया सीधा ट्रांजैक्शन, नहीं तो पिछली सरकार में 15 साल में 98 करोड़ रुपया की राशि दी गई थी। 500 रुपया था, फिर 1100 हुआ, फिर उसे जनपद में या नगरीय प्रशासन के कार्यालय में जाके आपको फॉर्म भरना होता था, अब ऑनलाइन है। फिर चेक लेने के लिए वहां जाना पड़ता था, उसकी जरूरत नहीं है, सबके खाते खुले हुए हैं, सीधा खाता में राशि पहुंच रहा है। तो बहुत सारी सुविधाएं अब टेक्नोलॉजी का लाभ लेते हुए सीधा हितग्राहियों के खाते में। युवाओं से ही ये जो वर्तमान पीढ़ी है वही हमारे प्रदेश और देश के भविष्य हैं। कैसे छत्तीसगढ़ को गढ़ना है वो आप सबके कंधों पर है और इसलिए आपको आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। यदि छत्तीसगढ़ को हम मजबूत बनाना चाहते हैं तो युवा मजबूत होंगे, तब छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। और इसलिए मैं पहले दिन ही भाषण दिया था,
जब पहली बेरोजगारी भत्ता जब मैंने वितरित किया तब मैंने कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। उसी दिन एक साथी जो खैरागढ़ से आया था वो बोले भर्ती आप कब खोलेंगे। इत्तेफाक देखिए कि 30 अप्रैल को हमने ये राशि वितरित की और 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसमें हमको निर्देश प्राप्त हुआ और मैंने नौजवान साथी से मैंने कहा था जिस दिन हमको आदेश मिल जाएगा या राजभवन से हमें आदेश मिल जाएगा आरक्षण का, दूसरे दिन सारे समाचार पत्र, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापन से भरे रहेंगे रोजगार के लिए। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है 41,000 पदों के अभी परीक्षाएं चल रही है। कुछ तो ज्वाइनिंग भी हो गया और कुछ लोग अभी परीक्षा दिला रहे हैं। व्यापम में, पीएससी में पहले तो फीस लगता था, अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकल रही है तो हर परीक्षा के लिए अलग अलग शुल्क पटाना पड़ता था। तो इसलिए हमने पहली बात तो बेरोजगारी भत्ता, इससे आगे की पढ़ाई, जेब खर्चा और माँ बाप के ऊपर जो भार पड़ता था वो उसमें थोड़ी सी कमी, और दूसरा व्यापम और पीएससी की परीक्षा में अब कोई शुल्क नहीं लगता। 17 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा दिला रहे हैं, उसमें हजारों लाखों करोड़ों रुपया उसमें फीस के रूप में जमा होता। जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास या गरीब परिवार के लोग हैं, उसके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाता है कि थोड़े से पैसे हैं, मैं कौन से विभाग की परीक्षा दिलाऊं, ये बड़ी चिंता होती थी। अब फीस की कोई चिंता नहीं, हर में अटेम्प्ट कर सकते हैं और यही कारण है कि 17 लाख लोग आज परीक्षा दिला रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमारी सरकार जब से बनी है तब से जितनी भी योजना है उसका हम लोग फॉलो अप लेते हैं। रोजगार मूलक जितने कार्य हैं उसको हम लोग हाथ में ले रहे हैं और आने वाले 5 सालों में हमारी कोशिश होगी कि 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार हम दिला सकें, हमारे युवाओं को, ये हमारी कोशिश होगी। तो आज बेरोजगारी भत्ता जिन साथियों को प्राप्त हुआ सबको बधाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 1514 राजस्व गांवों को 2422 करोड़ की लागत से नवीन सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में लगातार सड़कों का निर्माण हो रहा है। सड़कों के बनने के साथ ही उसकी गुणवत्ता, उसका रखरखाव भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि सड़क अपने साथ इन गाँव तक तरक्की का रास्ता लेकर आएंगी। मुझे बहुत पसंद था कि आज 1534 सड़कों का जो गांव की है उनके बनने का, डामर सड़कों बनने का शिलान्यास का प्रोग्राम रखा गया 2400 के लगभग करोड़ की लागत से। जैसा अभी भजनलाल जी ने सीएस ने बताया आपको कि जिस प्रकार से राजस्थान में सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसके कारण है कि हमेशा जब अवसर मिला हमने सड़कों पर ध्यान दिया कि सड़कों से विकास का बहुत बड़ा संबंध होता है। सड़कों से गांव वालों को कितनी सुविधा मिल सकती है कहने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने भी ध्यान दिया सड़कें बने, साथ में उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मेंटेनेंस अच्छी हो। तो 3 साल मेंटेनेंस ठेकेदार करे, बनने के बाद में 5 साल करे, ये प्रोविजन भी किए गए। ये ध्यान रखा गया, मंत्री जी कह रहे थे एक्सीडेंट नहीं हो। कई बार ब्लैक स्पॉट जो माने जाते हैं उनको ठीक करने का काम भी लगातार साथ साथ चलता रहा। मुझे खुशी है कि क्वालिटी को लेके भी जो एक एफर्ट बन गई विभाग की, उसको ठेकेदारों ने अपनाया है। विभाग पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। यही कारण है कि अधिकांश जगह पर सड़कों की क्वालिटी अच्छी बनी, कहीं शिकायत आ सकती है, पर फिर भी क्योंकि ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं कई जगहों पे। मैं गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। बरसात के अंदर गाँव की सड़क हो चाहे वो शहर की सड़क हो, टूटना स्वाभाविक है, काम रुक भी जाते हैं, नई सड़कें बन नहीं सकती है। बट इस एफिशिएंसी से जो बजट घोषणाएं हुई है, घोषणाएं नहीं हुई है किसी विभाग की। हमारे एमएलए, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि पहली बार जिस रूप में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी स्वीकृति जारी करवा रहा है, पहली बार काम चाहे किसी विभाग के हो, काम चालू हो गया हमारा।
चाहे सड़कों की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात भी क्यों नहीं हो, तहसील बनने की बात हो, हर काम, हर विभाग का कोई काम अटकता नहीं है और स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। इसी का इम्पैक्ट राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ठेकेदारों का अपना एक भूमिका होती है बहुत बड़ी। कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कुछ कारण हो जाते हैं, तो मुझे खुशी है कि वो लोग भी आगे बढ़ करके इस काम में भागीदारी निभा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बरसात खत्म होते ही आज जो शिलान्यास हो रहे हैं उन कामों को वो आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाएंगे, वो कमी नहीं आने देंगे, जिससे कि समय पर गांव वालों को सड़क बनने का लाभ मिल सके। पहले बहुत ज्यादा वक्त लगता था, अभी मंत्री जी कह रहे थे, अब टाइम सड़क बनने का भी बहुत कम हो गया है। ये एफिशिएंसी की बात है। राजस्थान में नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, ODR MER जो भी हो, चाहे गांव की सड़कें हो, CRF का फंड हो, चाहे PMSY का फंड हो, स्टेट फंडिंग हो, सरकार ने जिस पर मोबिलाइज किया है उसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में, कस्बों में, शहरों में सड़कें एक साथ बनने शुरू हुए। इसीलिए हम कह सकते हैं 1,40,000 किलोमीटर सड़कें इन 5 साल के अंदर बनाई जा रही है, जिसमें 60,000 से ज्यादा सड़कें बन चुकी है। ये भी एक रिकॉर्ड है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वही है। हर छोटी छोटी बात को लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर उसका असर है। हम कभी जाते दिल्ली में कहीं जाते हैं, लोग बात करते हैं रास्ते की सड़कें, शानदार सड़कें बनी हुई है, और मेरा मानना है कि यही गति जो है आगे भी बनी रहेगी। और जो आज शिलान्यास होने जा रहे हैं और हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने शहीद उधम सिंह के चरणों में नमन किया और कहा कि उधम सिंह जैसे बलिदानियों की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काम्बोज सभा की मांग पर करनाल, कुरुक्षेत्र व शाहाबाद में बन रही 3 काम्बोज धर्मशालाओं के लिए 47,76,076 रुपए की राशि देने की घोषणा की। बहुत ही प्रेरणा का हमारे लिए विषय है कि आज हम देश की आजादी के मतवाले, जिनके बलिदान से उस समय की पीढ़ी को देश की आजादी के लिए प्रेरणा मिली, ऐसे शहीद उधम सिंह जी के शहीदी के उपलक्ष्य में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। सामान्य परिवार से वो बालक, जिसका जन्म 26 दिसंबर 1899 में संगरूर जिले के सुनाम कस्बे में हुआ। बालक सेवा भावी था, बचपन का नाम शेर सिंह था, और जब भी कभी उत्साह पूर्वक ऐसे मंगल कार्य होते थे, मेले लगते थे, ऐसे स्थान पर सेवा करने के लिए पानी भी पिलाने का काम वो करते थे। बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में जैसे मेला लगता वैसा मेला भी लगा, और वहाँ देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए तरह तरह की भाषण, तरह तरह की चर्चाएं वहाँ हो रही थी। और वह अचानक जालिम अंग्रेज सरकार के कुछ अफसरों ने गोली चलाई। जनरल डायर उसमें थे, शेर सिंह अपनी आंखों से वो देख रहे हैं। लोगों ने जान बचा करके भागने की कोशिश की, लेकिन बालक सारा दृश्य देखता रहा। शेर सिंह बच गया, लेकिन मन में क्रोध की अग्नि उस समय उबाल खाने लगी। विचार बना लिया कि इंग्लैंड जाकर के जनरल डायर को मारना है। गोलियां चलाकर जनरल डायर को मार करके बदला ले लिया। अंग्रेज ने पकड़ के जेल में डाल दिया, दोषी करार दे दिया, फांसी की सजा सुना दी। उस दिन इस देश के लोगों के रोंगटे खड़े हुए कि शहीद उधम सिंह ने देश के लिए जान दी है। ये मैं समझता हूं उनकी इतनी बड़ी प्रेरणा थी कि उनको कभी भुला नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो इस प्रकार के महापुरुषों की जितनी भी उनके सम्मान विचार की जो योजना बनाते हैं कि उनको सम्मानित किया जाए, वहाँ विचार प्रसार किया जाए, तो ऐसे सारे कार्यक्रम भी अब सरकारी योजना से होते हैं। उसमें जो खर्च आता है वो सरकार करती है। तो करनाल धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपए मैं घोषणा करता हूँ। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र धर्मशाला, चूंकि इसका काम अधूरा है, इस काम में योगदान, पहले तुम्हारे मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि मैं भी कुछ योगदान उसमें करना चाहता हूं, तो मेंबर पार्लियामेंट नायब सिंह सैनी जी की तरफ से 11 लाख रुपए और 21,76,076 रुपए मैं अपनी तरफ से। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।